जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ल्यूसेंट की फ़िज़िक्स की कंसेप्चुअल क्वेश्चन की क्लास है। 2 क्लास आपको पैरेलली मिलती है। ये आपकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की क्लास है जिसमें आज हम चैप्टर करने वाले हैं तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चैप्टर नंबर हमारा होगा 24। चैप्टर नंबर क्या होगा हमारा? 24 होगा, तरंगों का अध्यारोपण। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम की डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुए। 30 जून को उन्होंने डाला हुआ है कि 30 जून में डिसाइड होगा, तो अपनी तैयारी करते रहे। और आज के बाद से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 2-2 चैप्टर की क्लास मिलती रहेगी और न्यूमेरिकल भी जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ में और मेहनत करते रहें। आपकी लूसेंट की क्लास पूरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको जो ये कंसेप्चुअल क्लास मिलती है, ये मिलती है 9 बजे और न्यूमेरिकल क्लास मिलती है 8 बजे। डेली इसी टाइम आपको मिलती रहेगी। और अगर लाइव क्लास आपको चाहिए है तो लाइव क्लास के लिए पक्का कंटिन्यू, जिस दिन 20 बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि हम लाइव क्लास में आएंगे तो लाइव क्लास आपकी कर दी जाएगी। बट 20 स्टूडेंट्स चाहिए यार, कम से कम चाहिए ना 20 स्टूडेंट्स तो, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप सभी बच्चे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। व्यतिकरण की घटना होती है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहाँ होता है? केवल ट्रांसवर्स वेव में, या केवल लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य में, या ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ में, या व्यतिकरण दोनों में होता है। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना, डिस्टर्बेंस। तो ये इंटरफेरेंस जो होता है ना, ये हमारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों में होता है। तो पहले का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? पहले का फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, की ये दोनों में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण है इंटरफेरेंस कब होगा? 2 वेव्स जब सुपर इम्पोज करेगी एक दूसरे के ऊपर, 2 वेव जब सुपर इम्पोज करेगी ना एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा? जब उनका फेज सेम है, कला सेम है, तो व्यतिकरण नहीं होगा। तो व्यतिकरण होने का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग तरह से चले, किसमें? फेज में। एक किसी फेज में चल रही है, किसी फेज में, तो फेज अलग अलग होना, कला का अलग अलग होना। ऐसे कि मैं आपको कहूँ, ये एक वेव इस तरह से और दूसरी वेव भी अगर इसी तरह से चले तो ये कभी व्यतिकरण नहीं करेगी। और अगर क्या हो जाए, इस तरह से चलनी शुरू हो जाए, तो क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। अलग अलग फेज में है, दोनों अलग अलग फेज में होंगे तो व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण की घटना का कारण है हमारा फेज डिफरेंस, कलांतर। तो 2 का ऑप्शन आ जाता है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संपोषी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण को कहा है इसने, दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना होना चाहिए? देखो कलांतर दोनों तरंगों के बीच में, सॉरी 1 मिनट, इंग्लिश में दूसरा बोल दिया भाई, विनाशी होता है डिस्ट्रक्टिव। तो संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव, जहां तीव्रता अधिकतम होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, संपोषी व्यतिकरण होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कलांतर जो होता है ना, वो 0 होता है। दोनों सेम फेज में चलती है, या तो सेम फेज में हो या उनके बीच में क्या हो, पाई का उनके बीच पाई का उनके बीच में क्या हो, कलांतर हो, या तो 0 हो या पाई हो। तो क्या होना चाहिए, सॉरी बेटा, संपोषी व्यतिकरण के लिए पाई नहीं, केवल कलांतर उनके बीच में 0 होना चाहिए। वे समान कला में चलनी चाहिए। पाई होने का मतलब तो क्या हो गया, वो एक दूसरे के विपरीत हो गई।
पाई होने का मतलब तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, तो वो पाई नहीं होगा, वो गलती से मिसमैच हो गई कंडीशंस। तो कलांतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सेम फेज में चलनी चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए उनके बीच, 0 होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना हो, 0 डिग्री हो। तो थर्ड का ऑप्शन भी क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। थर्ड का ऑप्शन भी क्या आ जाएगा हमारा, ए। यहाँ क्या होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और कंडीशन ये बनती है हमारी भैया तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, इन पर क्या होता है, फेज डिफरेंस सेम होता है। जबकि पाई होने पर क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के, और अपोजिट होने पर क्या बनेगा, वहाँ पर हमारा डिस्ट्रक्टिव बनेगा, विनाशी। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच पथांतर कितना होना चाहिए, दो तरंगों के बीच पथांतर। इस बार पूछा है पाथ डिफरेंस, किसके लिए, विनाशी के लिए। विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कैसा, डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये पूछा है। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा। फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से। तो हमने पहला फेज डिफरेंस रखा लैम्डा, तो लैम्डा पाई से पाई कट गया, तो पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 2। और अगर 3 पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। और अगर हम क्या रखेंगे, ऐसे ही 5 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक आ जाएगा। लैम्डा बाई 2 का क्या आ जाएगा, ओड मल्टीपल, 4 का ऑप्शन आ जाएगा सी। ये हमारा फेज डिफरेंस है और ये पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा भाई हमारा सी। एक मिनट देख लो, नीचे बोर्ड पे गया हुआ है ये, देखियो ये पाई, 3 पाई, 5 पाई नहीं दिखाई दे रहा, मैं बोल रहा हूँ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई का, 3 पाई का या 5 पाई का। जैसे इसमें 0, 2 पाई, 4 पाई, इसमें क्या होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये क्या होगा हमारा फेज डिफरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, पाथ डिफरेंस आ जाता है। और ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा भाई लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीपल। क्यों, इसमें क्या है, 1 की, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई होती हुई जा रही है कंटिन्यू लैम्डा बाई 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका विस्पंद बीट्स। विस्पंद क्या होता है भाई, विस्पंद होता है बीट्स। ठीक है, तो ये कहता है विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है, किसके कारण होती है विस्पंद की उत्पत्ति। बीट्स कब बनता है, बीट्स बनते हैं भाई जब दो तरंग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज होती है और उनके इंटरफेरेंस से, उनके व्यतिकरण से, दो तरंगों के व्यतिकरण से बीट्स बनती है। जो बीट्स होती है, नंबर ऑफ बीट्स, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है दोनों में। नंबर ऑफ बीट्स x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, n नंबर ऑफ बीट्स, कितने विस्पंद उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है दोनों वेव के, यानी कि दोनों क्या करें, दोनों इंटरफेयर करें, व्यतिकरण करें। तो क्या आ जाएगा 5 का, हमारा 5 का ऑप्शन आ जाता है हमारा भाई डी, व्यतिकरण के कारण। क्या आ जाता है, 5 का ऑप्शन आ जाता है डी, व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर बीट सुनने के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए। जो बीट्स क्लियर सुनाई दे, जो उनके बीट्स है क्लियर सुनाई देने के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या काफ़ी अलग अलग होनी चाहिए या लगभग समान होनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो भाई बीट्स इस पर सुनने के लिए लगभग समान होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर नहीं, लगभग समान हो, बिल्कुल समान न हो। तो लगभग समान होगी तो क्या होगा,
वो बिल्कुल क्लियर हमें सुनाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आ जाता है 6 का ऑप्शन आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या आ जाता है भाई? सी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब दो ध्वनि तरंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट लगा देता हूं मैं क्वेश्चन। ये कह रहा है जब दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण विस्पंद उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब दो साउंड वेव्स के सुपर इम्पोज के कारण क्या होता है, बीट्स उत्पन्न होते हैं, तो उनकी आवृत्ति क्या होगी? जिनकी आवृत्ति, ऑप्शन देखिए, पहला है कि फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड दोनों इक्वल हो। फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड दोनों इक्वल हो, नहीं। फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा तो बीट तो उत्पन्न होंगे ही नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा तो नंबर ऑफ बीट्स तो बनेंगे ही नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी अनइक्वल हो, फ्रीक्वेंसी अनइक्वल हो और एम्पलीट्यूड बराबर हो। ठीक है भाई, हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा कि बीट्स के लिए जो उत्पन्न होती है उनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति अलग अलग हो और उनका एम्पलीट्यूड, आयाम क्या हो? इक्वल हो, तो क्या होगा? बीट्स बनेगी। और 7 का ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। 7 का ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि भाई दो ध्वनि तरंगों को एक साथ बजाए जाने पर प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ बीट्स किसके इक्वल होते हैं? ये कहा है इसने, तो नंबर ऑफ बीट्स किसके इक्वल होते हैं? दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होता है। नंबर ऑफ बीट्स दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होते हैं, तो आपका ऑप्शन आ जाता है भाई 8th का बी। 8th का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। नंबर ऑफ बीट्स जो सुनाई देंगे, नंबर ऑफ बीट्स किसके इक्वल होंगे? उनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस, अंतर के बराबर होंगे, तो आपका ऑप्शन आ जाता है भाई बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग जो स्टेशनरी वेव होती है हमारी, तो स्टेशनरी वेव में 5 लगातार प्रस्पंद, 5 लगातार प्रस्पंद कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 लगातार प्रस्पंद के बीच की दूरी, प्रस्पंद और निस्पंद, नोड और एंटी नोड। तो एंटी नोड के जो 5 लगातार एंटी नोड होंगे परगामी तरंग में, उनके बीच की दूरी देखो 5 लगातार इस तरह से चलती है। जो हमारी वेव होती है स्टेशनरी वेव, वो बिल्कुल स्थिर दिखाई देगी हमें, वो चलती हुई नहीं दिखाई देती, स्टेशनरी रहती है। तो 5 नोड और एंटी नोड, नोड क्या होता है? जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम, और एंटी नोड प्रस्पंद का होता है जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, 5 लगातार। तो उनके बीच का इसने कहा है कि दूरी कितनी होती है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस होती है भाई, वो कितनी होती है? 2 पाई होती है। बीच की दूरी कितनी होती है? 2 पाई। ठीक है, देखो ये कितना है, यहाँ से यहाँ 2 बन गए लगातार, इनके बीच की दूरी कितनी है? पाई। ऐसे ही 2 और 1 इनके बीच में बनता है, 1 2 3 4, टोटल इनके बीच की दूरी जो होती है भाई 5 होती, कितनी होती है? 5 लगातार के बीच की दूरी होती है हमारी 2 लैम्बडा। कितनी होती है? सॉरी 2 पाई कितनी होती है बीच की दूरी? 2 पाई के इक्वल होती है जब स्टेशनरी वेव की बात करते हैं। अप्रगामी तरंग जो बिल्कुल एक जगह स्टेशनरी दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। किसके इक्वल होगी? 2 लैम्बडा या 2 पाई के। भाई देखो ये इस तरह से चलते हैं ना वेव, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी लैम्बडा है, या ये कह ले यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अगर पाई में कहे तो पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? पाई होगा इनके बीच का डिफरेंस। तो आप 2 लैम्बडा या 2 पाई, मैंने पाई बोला है तो पाई वो इसलिए बोला गया
तो ऑप्शन आपका 2 लैम्बडा होगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना 2 लैम्बडा, ऐसे ही आगे 2 लैम्बडा, ये कितना हुआ लैम्बडा हुआ, ऐसे ही फिर आगे लैम्बडा। तो लगातार 1 2 3 4 और 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 बनेंगे लगातार। उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 लैम्बडा हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा नहीं ले जाई जाती, एनर्जी को कौन नहीं लेके जाता, एनर्जी किसके द्वारा नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी को कौन नहीं लेके जाता, एनर्जी को स्टेशनरी वेव नहीं ले जाती, अप्रगामी तरंग, क्योंकि वे तो स्टेशनरी हो गई ना। अप्रगामी वो आगे नहीं बढ़ती हुई दिखाई देती हमारी, स्टेशनरी वेव आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती। तो क्या होगा भाई, स्टेशनरी वेव एनर्जी को नहीं लेके जाती, और ऑप्शन आ गया आपका 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तरंगदैर्घ्य लैम्बडा की अप्रगामी तरंग में दो निकटवर्ती निस्पंदों के बीच की दूरी, दो निकटवर्ती निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी भाई, नोड्स एंटी नोड्स बनते हैं। देखो स्टेशनरी वेव, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो पूरे चक्कर में दूरी कितनी होती है लैम्बडा। और दो लगातार दो निकटवर्ती नोड्स, ये नोड और ये एंटी नोड, प्रस्पंद निस्पंद, ये निस्पंद और ये प्रस्पंद, तो नोड के बीच की दूरी कितनी हुई लैम्बडा बाई 2। दो निकटवर्ती निस्पंद नोड के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, लैम्बडा बाई 2 होगी, और आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है दोनों सिरों पर कसी डोरी पर, दोनों सिरों पर कसी डोरी पर। दूसरा है एक सिरे से पर कसी तथा दूसरे सिरे पर मुक्त। स्टेशनरी वेव कैसे करेंगे आप जनरेट, भाई दोनों सिरों पर कस दो डोरी तो भी स्टेशनरी मिलेगी हमें। इसके बाद क्या कहा है, एक सिरे पर कस दो दूसरे सिरे पर मुक्त छोड़ दो तो भी स्टेशनरी मिलती है भाई। दूसरा है जब आपतित तरंग दीवार से परावर्तित होकर, देखो पहली कंडीशन में भी मिलेगी, दूसरे में भी, और तीसरी क्या है, कोई तरंग आई और आके फिर वापस इसी पे चली गई, तो तीनों स्थिति में मिलेगी भाई हमें अपरगामी तरंग, स्टेशनरी वेव तीनों स्थिति में मिलेगी। और ऑप्शन क्या आ जाएगा 12 का हमारा डी आ जाएगा, जिसमें क्या है ऑल ऑफ दीज अबव। 12 का क्या है ऑल ऑफ दीज अबव। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भाई ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण में कौन सी घटना नहीं होती। भाई ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण में जो घटना नहीं होती वो होती है साउंड में, साउंड के सुपर इम्पोजिशन में, जो सुपर इम्पोजिशन होता है उसमें विवर्तन डिफ्रैक्शन नहीं होता, डिफ्रैक्शन नहीं होता, और आपका ऑप्शन आ जाएगा 13 का भी डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये कहता है कौन से वाद्य यंत्रों में वायु स्तंभ में अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग बनती है। भाई जो बजाने वाले यंत्र होते हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनती है, किस में से, तो ये जो बांसुरी होती है ना हमारी, जो 14 का ऑप्शन है ना बांसुरी, इसमें लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ सॉरी क्या बनती है हमारी अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनती है बांसुरी में, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, एक निस्पंद से उसके निकटतम प्रस्पंद की दूरी, एक नोड से, ये नोड है इस तरह से, यहाँ एंटी नोड है, निस्पंद से प्रस्पंद के बीच की दूरी,
देखो यहाँ तक पूरा लैम्बडा, यहाँ तक लैम्बडा बाई 2, यानी कि दो नोड, ध्यान देना, दो नोड के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 2, 1 2 3 क्रमागत नोड के बीच की दूरी लैम्बडा, ऐसे ही 4 और 5 बन जाए, 4 5, 5 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 लैम्बडा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, लैम्बडा ये हो गई। तो 1 2 3 4 5 के बीच की दूरी कितनी हो गई 2 लैम्बडा हो गई, जो पहले भी आता है क्वेश्चन। दो लगातार नोड के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 2, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी लैम्बडा बाई 4, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई लैम्बडा बाई 4, और आपका 15 का ऑप्शन आ जाएगा डी, 15 का ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लगभग समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से जो बीट्स होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जो बीट उत्पन्न होगी ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से समान आवर्ती की, लगभग समान आवर्ती की, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई 0 होगी, 0 होगी वेलोसिटी, शून्य। तो 16 का आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, वेलोसिटी क्या होगी 0 होती है। ठीक है, बीट्स क्या है फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, बीट क्या है फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, लगभग इक्वल है तो लगभग फ्रीक्वेंसी 0 होगी, लगभग क्या होगी 0 होगी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 0 होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा लगभग 0 होगी, और आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। एक स्वरित्र की भुजा को मोम लगाकर क्या कर दिया जाता है भारी कर दिया जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक स्वरित्र होता है इस तरह का, मैं इंग्लिश में नाम इसका दिमाग में से निकल गया, इसे क्या कर दिया भारी कर दिया मोम लगाकर, मोम लगाकर क्या कर दिया भारी कर दिया, तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी इसकी घट जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी आवर्ती क्या होगी घट जाएगी। ठीक है, आवर्ती क्या होती है घट जाती है, और 17 का आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, 17 का आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। जब इसकी भुजाओं पर मोम लगाकर क्या कर देंगे, इसकी आर्म्स पर मोम लगा के से भारी कर देंगे तो क्या होगा इसकी फ्रीक्वेंसीज घट जाएगी, इसके वाइब्रेशन कम होंगे। जब हम इसे पैड पर मारेंगे तो इसके वाइब्रेशन क्या होंगे कम होंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब किसी माध्यम में अपरिगामी तरंग उत्पन्न होती है तो प्रस्पंद एंटीनोड पर कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है। एंटीनोड पर क्या होता है ये पूछा इसने, अभी बताया मैंने नोड एंटीनोड होते हैं, तो एंटीनोड पर क्या चेंज होता है। तो एंटीनोड देखो कहाँ बनता है, ये इस तरह से ये एंटीनोड बनता है। तो एंटीनोड पर डेंसिटी और प्रेशर दोनों चेंज होंगे, दाब और घनत्व दोनों ही चेंज होंगे, और आपका ऑप्शन आ जाएगा 18 का सी, प्रेशर और डेंसिटी दोनों चेंज हो जाएगी। आपका ऑप्शन 18 का क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, संपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच का कलांतर क्या होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या था, 0 था, 2 पाई था, 4 पाई, 6 पाई, ये क्या था हमारा कलांतर था, फेज डिफरेंस था। तो ये कह रहा है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि कला में अंतर इंटरफेरेंस कैसा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कलांतर 0 डिग्री का हो, या 2 पाई का हो, या 4 पाई का, या 6 पाई का, इस तरह होना चाहिए।
तो नहीं तो पाई का हमारा समगुणक है। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन आ गया हमारा 0। और क्वेश्चन नंबर 19 का, एक मिनट, हाँ ठीक है, 0 भी है और पाई का समगुणक भी है। तो 19 का क्या आ जाएगा, सी, जिसमें ए व बी दोनों हैं। तो 19 का क्या आ जाएगा, सी। देखो पाई का समगुणक इवन मल्टीपल भी है पाई का और 0 भी है, तो क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, पाई का हमारा इवन मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 19 का सी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या कहता है। कंपन करते हुए स्वरित्र की भुजाओं के बीच कलांतर कितना होगा। कंपन करते हुए स्वरित्र की भुजाओं के बीच कंपन कितना होगा, तो जो कलांतर कितना होगा कंपन करते हुए, फेज डिफरेंस पूछा है कितना होगा। ये वाला जो स्वरित्र बनाया था अभी इस तरह का, ठीक है, इसके बीच में कलांतर जब ये वाइब्रेशन करेगा तो कितना होगा। तो इसके बीच जो कलांतर होता है वो होता है भाई पाई रेडियन का। कितना होता है, पाई रेडियन का कलांतर होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का। और आपका ऑप्शन आ जाता है 20 का ए। ऑप्शन क्या आ जाता है, 20 का हमारा ए ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह हमारे टोटल जो क्वेश्चन 20 थे सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण के, वे क्वेश्चन हमने सारे कर लिए। तो कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दो। 20% स्टूडेंट्स का वॉच टाइम ऐसा है कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद सभी को।